आवाज़ आ रही है। अनाज मंडी में कहीं की अनाज मंडी उठा लो, चाहे करनाल की जीटी रोड पर जितनी मंडियाँ हैं, लगभग 50% फसल आ चुकी है। हरियाणा सरकार ने कहा था भी धान हमें एमएसपी पर लेंगे, और प्रधानमंत्री भी संबोधन में कई बार मैंने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा जो किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं इन्होंने आंदोलन नहीं करना चाहिए। एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, और आगे भी एमएसपी पर जो भी धान है, चाहे गेहूं हैं, चाहे और भी अन्य फसलें हैं, उन पर एमएसपी रहेगा। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। और हरियाणा सरकार भी डिंडोरा पीट रही थी आंदोलन के दौरान, ये कर रही थी चाहे जीरी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे अन्य फसल हो, एमएसपी पे लेंगे, 100% लेंगे। आज आप देख रहे होंगे पूरी मंडियों में 50% जीरी आ चुकी है। करनाल की मंडी में या घरोंडा की मंडी में या जीटी रोड पर अन्य मंडियों में धान के ढेर लगे हुए हैं। किसान परेशान हैं और कोई खरीद नहीं हो रही। सरकार का बयान आया था भी पहले 11 अक्टूबर से शुरू करेंगे, लेकिन कल किसानों ने सभी मंत्रियों की कोठियों का घेराव किया, मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव किया, जितने भी सत्ताधारी एमएलए उनका घेराव किया। आंदोलन इतना उग्र था, उग्र आंदोलन होने के कारण सरकार झुकी है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, सत्ताधारी नेताओं को, क्या आंदोलन करने पर हर चीज़ पर मजबूर करोगे? आप एमएसपी की बात कही थी, जब प्रधानमंत्री ने कही थी भी एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, फिर क्या अड़चन आई? आपने पिछली साल 25 अक्टूबर से खरीद की थी। आज अगर 25 अक्टूबर से खरीद कर देते काफ़ी किसान अपनी फसल एमएसपी के भाव बेच देते थे, तो कितना बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान किसान को हुआ है। और 10 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं। आप कह रहे हैं कभी आतंकवादी कह रहे हैं उनको, कभी नक्सलवाद कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे किसान कितना दुखी हताश है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडियों के व्यापारी भी इस 3 कृषि काले कानून से परेशान हैं। आपने देखा होगा पिछली बार मार्केट फीस 1 रुपये होती थी, तुरंत 2.5% मार्केट फीस कर दी। ये कौन सा निर्णय है? ये कौन से तुगली फरमान है? किसके कहने से तो मार्केट फीस 1% की, किसके कहने से 2.5% की? क्या मजबूरी सरकार की हो रही है, मुझे इसी बात का पता नहीं। चाहे तो मुख्यमंत्री ऐन हैं, उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने ज्ञान नहीं सरकार चलाने का, वो बिल्कुल सरकार चलाने में असफल हैं। आज चाहे व्यापारी की बात ले, व्यापारी परेशान है। जीएसटी कपड़े में 5% होती थी, कफन पे भी इन्होंने टैक्स लगाया था, तो 5% से तुरंत 12% जीएसटी किया है। तो आप बताएं, छोटे छोटे व्यापारी भी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। पहले से ही जीएसटी से और नोटबंदी से व्यापारी इतने हताश और निराश हैं, आर्थिक मंदी के कारण व्यापारी परेशान हो रहे हैं और व्यापार प्लान करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो कोरोना की मार व्यापारियों पर पड़ी थी, व्यापारियों को मंदी की चपेट में व्यापारी आए थे, 3-3 महीने अपनी दुकान बंद रखी थी। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत पैकेज नहीं दिया। राहत पैकेज देने की बजाय उन पर नए नए टैक्स थोप रहे हैं, नए नए कानून लगाए जाते हैं। आप इंडस्ट्री की बात ले लें, जितनी भी जिनमें फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको नोटिस थमाए जाते हैं, चाहे फायर के नाम से, चाहे प्रदूषण के नाम से, चाहे और भी फॉर्मेलिटियाँ हैं, उनकी पूरी करने के नाम से उसको परेशान किया जाता है। आज जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं, जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, वे आंदोलन करने पे उतारू हैं। और उन्होंने ये एहसास हो रहा है भी बीजेपी सरकार में व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाएगा, वो रोडों पर आ जाएंगे, ऐसे एहसास में फैक्ट्री वाले हैं। आप ये बताएं, ये छोटे छोटे व्यापारी सरकार की नीतियों से परेशान हैं, नए नए टैक्स थोपे जाते हैं, तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? व्यापारी इतने हताश है, इतने नाराज है, आर्थिक मंदी इतनी है, व्यापारी भी रोड पर आने पे मजबूर हो गए हैं। व्यापारी की सरकार कोई सूद नहीं ले रही, ऊपर से कानून व्यवस्था खराब है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों कैथल अनाज मंडी में पति पत्नी का मर्डर किया गया, आज तक उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। इसी प्रकार पिछले दिनों यहाँ सरेआम
2 डकैती हुई थी, एक डकैती जो ट्रेस कर ली है, लेकिन अमूल हमारा छोटा सा दुकानदार था, अमूल एजेंसी का दूध का कार्य करता था, राजेश नाम, उसकी दुकान पे 25,000 रुपये सरेआम लूटे गए बंदूक की नोक पर। कम से कम 10 दिन गुजर चुके हैं, आज तक वो चोरी ट्रेस नहीं, नो डकैती ट्रेस नहीं हो रही। क्या कारण है? कानून व्यवस्था बिल्कुल फैल है, हर रोज़ डकैती, मुकदमे, अपहरण की घटनाएं घटती हैं, सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। ये बड़े दुख की बात है। व्यापारी बिल्कुल भय के माहौल में है, और भय के माहौल में व्यापारी डराया हुआ है, सहमा हुआ है। तो बताओ, हरियाणा सरकार से मैं मांग करता हूँ, आप कानून व्यवस्था बहाल करें। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी एक बात कहते थे कि अगर एमएसपी नहीं मिलेगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अब दुष्यंत चौटाला जी मैंने देखे थे, दिल्ली मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो हमारे मंत्री से, दुबे साहब से मिले थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ दुष्यंत चौटाला जी बहुत पीछे खड़े थे। मुझे ऐसा एहसास होता है दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। उन्होंने ना तो किसान से कोई लेना देना, ना व्यापारी से कोई लेना देना। मैं आपको बताऊं, एलनाबाद चुनाव आने जा रहा है, व्यापारी वोट की चोट का बदला लेगा, किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों मिलकर वोट की चोट का बदला लेगा। और जो आने वाला विधानसभा एलनाबाद, और उसमें बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत हो जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं। कभी तो कहते हैं वो जो गोपाल कांडा का भाई है, गोविंद कांडा, दूसरी पार्टी से, उसको चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम रहे हैं। जेजेपी कह रही है भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कह रहे जेजेपी चुनाव लड़ेगी। तो मुझे लगता है इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, इनकी जमानत जब्त होगी। और इतना बड़ा विरोध खड़ा है पूरे हरियाणा में, जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट वोट मांगने जाएंगे और बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी, आपने कहा है कि हम वहाँ पे जो है एलनाबाद में जो सरकार को हराने का काम करेंगे, क्या व्यापारी अपने स्तर के ऊपर कोई कैंडिडेट उतारेंगे? व्यापारी कैंडिडेट नहीं उतारेगा। व्यापारी ये देखा जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, किसके साथ में जाएगा, कौन सी पार्टी? जो भी कैंडिडेट आगे जाएगा व्यापारी उसका समर्थन करेगा। चाहे वहाँ कैंडिडेट, वैसे कांग्रेस की तरफ का व्यापारी का रुझान है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ व्यापारी के पसंद आई थी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में। चाहे बिजली क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, सब में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और गरीबों के कल्याण के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन को याद करने लगे लोग, ये कहने लगे दोबारा हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनाएंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष है, कभी झूठ नहीं बोलता। और बीजेपी के नेता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनका कोई ज्ञान नहीं, निरे झूठे वादे करते हैं, प्रचार में सबसे आगे हैं, थोक में झूठ बोलते हैं, थोक में लच्छेदार भाषण देते हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस हाईकमान की अगर बात करें, फिलहाल की अगर सिचुएशन की बात करें, बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ डाला चला हुआ है। वहाँ पे अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देते हैं, फिर उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है चल रहे हैं। क्या मानते हैं जो कांग्रेस का जो हाईकमान स्तर है कहता जा रहा है कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? हमारे जो प्रभारी हैं विवेक बंसल जी, उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग ली है, उसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और हमारे विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला जी मीडिया प्रभारी हैं, और जो हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सब उसमें शामिल थे। कुलदीप बिश्नोई भी थे, कुलदीप शर्मा जी भी थे। विवेक बंसल जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई है। जो भी जीतने वाला उम्मीदवार हैं उनके एक बार आवेदन लें, 4 तारीख तक आवेदन होंगे। जो भी जीतने वाला उम्मीदवार है उनके बारे में सोचा जाएगा और हाईकमान में पैनल जाएगा और हाईकमान ही कैंडिडेट को फाइनल करेगी और एक मुश्त होकर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अमरिंदर जी ने जो इस्तीफा दिया है वो पंजाब की बातें हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होगा। हरियाणा में बात आपने भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया, भूपेंद्र हुड्डा खुद बयान है जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहा है फिलहाल, वो एक विघटन है, विघटन होने की कगार ऐसा है। वो चिंता का विषय, उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो हाईकमान ने जो भी फैसला लिया है
जो हाईकमान ने फैसला लिया कुछ सोच समझ के लिए नहीं, हमारे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कुमारी शैलजा जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये चुनाव सबको साथ लेके लड़ेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मात्र व्यक्ति है जिस पे जनता का विश्वास है, क्योंकि जो शासनकाल में जो कांग्रेस का शासन काल था 10 साल का, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। महावीर जी, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के लिए, लंबे समय से कांग्रेस में आप हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में चल रहा है फिलहाल की बात अगर बात करें, ग्राउंड स्तर के ऊपर जो कांग्रेस की मजबूती वो दिखाई नहीं दे रही है। आपने देखा हुआ पिछले उपचुनाव बड़ौदा का चुनाव था, और बड़ौदा के चुनाव में सभी कांग्रेसी एक थे और पूरी एक मुश्त उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ौदा में जीत हुई। एक उपचुनाव यहाँ भी था हमारा, उस उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट कृष्ण मिड्डा जी जीते थे। लेकिन बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है, उस उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हमारे कई कैबिनेट मंत्री भी आए थे। उन्होंने तरह तरह के वादे किए थे और जींद को विकास की जड़ियाँ लगाई थी भी जींद में इतना विकास होगा जो पेरिस की तर्ज पे विकास होगा। आप देख रहे हो, चाहे कोई भी रोड की बात हो, चाहे रोहतक रोड हो, सपीदो रोड हो, ब्याणी रोड हो, चाहे रानी तालाब का रोड हो, चाहे अन्य 19 नंबर स्कीम की गलियां हो, चाहे 5 नंबर स्कीम की गलियां हो, चाहे पटियाला चौक की सड़कें हों, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, आपने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं उतरा आपका। इसी प्रकार जब आपने चुनाव लड़ा था बड़ौदा में, एक भी वहाँ आपने काफ़ी घोषणाएं, सैकड़ों घोषणाएं की थी, एक भी वादा वहाँ पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलनाबाद का चुनाव है जो सरकार के लिए बड़ा चुनौती बना हुआ है। उनके पास कैंडिडेट नहीं है क्योंकि उनकी झूठ की पोल खुल चुकी है, उनका बस्ता खाली है, कोई भी विकास कार्य की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। एक जात पात की लड़ाई लड़ते हैं और झूठ बोलते हैं, यही काम बीजेपी पार्टी का रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, नेलो अभय सिंह चौटाला जी की यहाँ रैली थी, वो कहते थे भी हमने जो इस्तीफा दिया है वो सिद्धांत हमारे में, हम सच्चे इंसान हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस पार्टी के नेताओं से, जब आपने इस्तीफा दे दिया, इन 3 काले कानून को लेकर आपने इस्तीफा दिया है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ नेले को नेताओं को चुनाव में जाना चाहिए? ये चुनाव थोपा गया चुनाव है, अभय चौटाला द्वारा थोपा गया चुनाव है। उन्हें अगर सिद्धांत की बात करी है तो उन्होंने खुद चुनाव, ना तो अपने परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ना चाहिए, ना उसको खुद चुनाव लड़ना चाहिए। नैतिकता ये कहती है। एक बात बताओ, आपने जिला के विकास की अगर बात करी है कि सड़कें टूटी पड़ी है, कांग्रेस क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर पा रही? कांग्रेस हमेशा आवाज बुलंद करती है, कांग्रेस हमेशा विपक्ष की अहम भूमिका निभाती है और हम भी कांग्रेस के पदाधिकारी के होने के नाते हम भी काफ़ी सड़कों के बारे में समस्या उठाई है। हमने डीसी साहब को काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ना तो प्रशासन कोई काम कर रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख रहे होंगे रोहतक रोड का बजट कितना था, सारा बजट पानी में गया, इनका भ्रष्टाचार में गया है। और मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है, सत्ताधारी विधायक अपने आंसू बहा रहे हैं, मिटकों में जाकर अफसरों पर दोष मंड रहे हैं, कभी अफसरों को आतंकवादी कहते हैं। अरे दबंग विधायक होना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, मेरी चलती नहीं, मुख्यमंत्री कोई काम तेरा करते नहीं, या तो जनता को ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री की मेरी बनती नहीं, मुख्यमंत्री मेरा कोई काम नहीं करता, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मजबूरी क्यों दिखा रहे हैं? कभी अफसरों के पास जाके रोते हैं, कभी डीसी साहब के पास जो रोते हैं। अगर विधायक का यही हाल है तो बीजेपी के सत्ताधारी विधायकों का हाल बेहाल है। और उनका चुनाव में आप देखो, उनके चुनाव में एजेंट भी बनने वाले नहीं, ऐसी स्थिति पैदा होगी। ठीक है।